पहला प्रश्न है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए में है 5,000, बी में है 7,000, सी में है 6,000, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, तो वह 7,000 पे किया जाता है ग्राम पंचायत का गठन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक विज्ञान से कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ। ऑप्शन ए में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो है शासन भारत का वह ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1950, बी में 1953, सी में 1951, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है। ऑप्शन ए में है विधेयक की प्रस्तुति पर, ऑप्शन बी में है द्वितीय वाचन में, ऑप्शन सी में समिति स्तर पर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस जो है वह द्वितीय वाचन में होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 174, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 163 और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो वह अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, ऑप्शन बी में है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो और ऑप्शन डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तीनों बात होनी चाहिए, या तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो या फिर 10 वर्ष तक के उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और ये भी कि राष्ट्रपति के नज़र में वह कानून का ज्ञाता हो। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए में है 60 घंटा पहले, बी में 36 घंटा, 48 घंटा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल जो है वह चुनाव से पूर्व 48 घंटे पूर्व कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं और ये निर्देश नीचे दिया गया है। एक में है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था करना सरकार का, और 2 में है कि विशेष परिस्थिति में बाल श्रम का समर्थन, और 3 में है प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, और 4 में है कि वन्य जीव सुरक्षा। इसमें बताना है कि कौन सा निर्देश सही है। ऑप्शन ए में है 1, 2, 3,
बी में 2, 3, 4, सी में 1, 3, 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा हो जाएगा कि 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया है कि एक समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का व्यवस्था करेगा सरकार। और ये नहीं है, तीसरा में प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी ये भी करेगा, वन्य जीव का सुरक्षा भी करेगा। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 3, 4। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 19, सी में अनुच्छेद 25 और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है। ऑप्शन ए में है नैतिक अधिकार, बी में है वैधानिक अधिकार, सी में है सामाजिक अधिकार, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मतदान का जो अधिकार है वह एक वैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कथन पी में दिया गया है कि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और कथन क्यू में है कि यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है केवल पी, बी में केवल क्यू, सी में पी लेकिन क्यू नहीं और डी में प्रयुक्त में से एक से अधिक। कहने का अर्थ है कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में क्या उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षण देता है, बी में समानता का अधिकार प्रदान करता है, सी में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है। ऑप्शन ए में एकहरी, बी में दुहरी, सी में तिहरी और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो एकहरी व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 249, बी में है अनुच्छेद 251, सी में अनुच्छेद 250, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में है संसद के सदनों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, बी में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, सी में लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, बी में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी में जीवन का अधिकार, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। कब कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल की स्थिति हो जाएगी देश में, फिर भी जीवन के अधिकार को
निलंबित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 109, बी में अनुच्छेद 354, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 193 और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 के तहत जो है धन विधेयक जो है वह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, या केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं। ऑप्शन ए में है भारत की समेकित निधि से, बी में राज्य की समेकित निधि से, सी में भारत की आकस्मिक निधि से, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन एवं भत्ते मिलता है वह राज्य के समेकित निधि से मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत कब गणतंत्र बना। ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 नवंबर 1449, सी में 26 जनवरी 1950, डी में 2 अक्टूबर 1952 और ये प्रयुक्त में से कोई नहीं। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए में मूल अधिकार, बी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी में प्रस्तावना, डी में संशोधन प्रक्रिया, ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना वाले भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। ऑप्शन ए में 24 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 22 जुलाई 1950 ईस्वी और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में 5, बी में 7, सी में 6, डी में 8 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकारों की संख्या जो वर्तमान में है वह 6 है, लेकिन अगर बात हो जाए कि शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मूल अधिकार दिया गया था, जिसमें कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर उसे वैधानिक या फिर न्यायिक अधिकार में रख दिया गया। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ऑप्शन ए में 44 में, बी में है 42 में, सी में 46 में, डी में 52 में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा अधिकार? तो 44वें अधिकार के तहत इसको हटाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में सर्वोच्च न्यायालय, बी में उच्च न्यायालय, सी में ए एवं बी दोनों, डी में संसद, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकारों का रक्षक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी में 21, डी में अनुच्छेद 22 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। ऑप्शन ए में है मूल अधिकार में, बी में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, सी में है मूल कर्तव्य में, डी में सर्वोच्च न्यायालय में, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे। बी में है पर्यावरण की रक्षा करे, सी में ग्राम पंचायत का संगठन करे और डी में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 40 जो है वह राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए में रूस, बी में फ्रांस, सी में जर्मनी, डी में चीन और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा ली गई है वह रूस से ली गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 10, 12, 11, 13। उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या 11 है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में है कर्ण सिंह समिति, बी में कृपलानी समिति, सी में स्वर्ण सिंह समिति, डी में देवराज अर्थ समिति और उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान में मूल कर्तव्य को जो शामिल किया गया है वह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन ए में संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति। उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संघ की जो शक्ति निहित है वह राष्ट्रपति में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है कौन कौन सा। ऑप्शन ए में है कि संसद के दोनों सदन के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, सी में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और डी में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी में कि निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, बी में 6 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की कार्यकाल की जो अवधि है वह 5 वर्ष की है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन ए में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी में एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सी में अप्रत्यक्ष मतदान, डी में उपर्युक्त सभी, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो है ये तीनों विधि अपनाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए में है बीवी गिरी, बी में नीलम संजीव रेड्डी, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में एपीजे अब्दुल कलाम, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो है वह नीलम संजीव रेड्डी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कानून के शासन का अर्थ है। ऑप्शन ए में सभी की कानून के समक्ष समानता, बी में कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत, सी में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शक्तियों का अभाव, डी में उपर्युक्त सभी, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी की कानून के समक्ष समानता, कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शक्तियों का अभाव, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पहलू
अपराध की परिभाषा में आता है? ऑप्शन ए में है पुरुष के साथ रह रही पत्नी को ताने मारना, बी में महिला का यौन उत्पीड़न और सी में महिला को धमकी देना एवं आर्थिक शोषण करना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून अंग्रेज के मनमानेपन का उदाहरण था? ऑप्शन ए में राजद्रोह एक्ट, बी में रॉलेट एक्ट, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त बात तो एक ही हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। अंग्रेज के मनमानेपन का कानून कौन सा था? तो राजद्रोह एक्ट भी और रॉलेट एक्ट भी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए में है पटियाला, बी में अमृतसर, सी में लुधियाना, डी में फगवाड़ा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग जो है वह अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? ऑप्शन ए में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, नौकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महिलाएं होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अब हम लोग इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सी संधि किया था? ऑप्शन ए में नीउली की संधि, बी में बरसाई की संधि, सी में सेब्र की संधि, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी संधि की थी? तो नीउली की संधि की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने त्रियानो की संधि किस देश के साथ किया था? ऑप्शन ए में हंगरी, बी में बुल्गारिया, सी में ऑस्ट्रिया, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगरी के साथ किया था। कौन सा संधि? तो त्रियानो की संधि। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने टर्की के साथ सेब की संधि की थी। कब की थी? ऑप्शन ए में अगस्त 1920, बी में अगस्त 1919, सी में जनवरी 1920, डी में प्रयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1920 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 10 जनवरी 1919, बी में 10 अगस्त 1919, सी में है 10 जनवरी 1920, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? ऑप्शन ए में है रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। मार्च क्रांति 1917 जो है यह रूस की क्रांति थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने सेंट जर्मेन एनले की संधि किस देश के साथ की? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रिया, बी में हंगरी, सी में जर्मनी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के साथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए में वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। कब? तो 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1864 में, बी में 1866 में, सी में 1871 में, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह 1871 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में फरवरी की क्रांति, बी में मार्च की क्रांति, सी में अक्टूबर की क्रांति, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 की जो पहली रूसी की क्रांति थी उसे फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में 1802, बी में 1883,
सी में 1858 में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं कि कब गई, तो 1887 में। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1945 में, बी में 1946 में, सी में 1954 में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में जिनेवा का समझौता किया गया। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज की किसने की? ऑप्शन ए में कोलंबस ने, बी में अमेरिगो वेस्पूसी ने या फिर बार्थोलोमियो डियाज ने। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी 1492 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी? तो 1765 में, 1767 में, 1773 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना जो वह 1773 ईस्वी में घटी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? ऑप्शन ए में लुई 14वां, बी में लुई 15वां, सी में लुई 16वां और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 14वां ने कहा था मैं ही राज्य हूँ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि खूब गेहूं उपजाओ और गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए में वुडरो विल्सन ने, बी में जॉर्ज वाशिंगटन ने और सी में जेफरसन ने। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह वुडरो विल्सन ने कहा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को। उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में है गेरिवाल्डी ने, बी में काबूर ने, सी में है मेजनी ने, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लाल कुर्ती की टुकड़ी का जो गठन किया था वह गेरिवाल्डी ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन ए में है 1962 में, बी में 1863 में, सी में 1873 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना किस वर्ष? तो 1863 में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फ्लांग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए में है जॉन के ने, बी में जेम्स हारग्रीव्स ने, सी में कॉम्पटन ने, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में 1917 में, बी में 1928 में, सी में 1919 में, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1928 में किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था? ऑप्शन ए में मालखंड के राष्ट्रकूट का, बी में बतापी के चालुक का, सी में कल्याणी के चालुक का, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग दक्षिण भारत के बतापी के चालुक राजवंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? ऑप्शन ए में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, बी में है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने, सी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने,
डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने बसाया था, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम शहर को बसाया था। कहाँ पर, तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रांतक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक था। ऑप्शन ए में है राष्ट्रकूट, बी में पल्लव, सी में चोल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शक शासक रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए में नासिक, मथुरा, उज्जैन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ थी, तो उज्जैन थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान अपने साधारण जीवन शैली के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, बी में है बहराम शाह, सी में नासिरुद्दीन महमूद शाह, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन कार्य किया गया। ऑप्शन ए में दास प्रथा का अंत, बी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, सी में जजिया कर समाप्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था 1564 में अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का अभिलेख है। ऑप्शन ए में है एरन अभिलेख, बी में भित्री अभिलेख, सी में मानकुवर अभिलेख, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भित्री अभिलेख। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में कहाँ है। ऑप्शन ए में दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, सी में लाहौर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। ऑप्शन ए में गुरु गोविंद हरगोविंद, बी में अर्जुन देव, सी में गुरु तेग बहादुर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा गुरु तेग बहादुर का। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था। ऑप्शन ए में है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सही विकल्प है। ऑप्शन ए में संगम, सालुबा, तुलुबा एवं अराविडू, बी में है सालुबा, संगम, तुलुबा एवं अराविडू, सी में संगम, तुलुबा, अराविडू एवं सालुबा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में ऑप्शन संगम है, फिर सुलुबा है, तुलुबा है, उसके बाद अराविडू है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में लोथल, बी में हड़प्पा, सी में मोहनजोदड़ो, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र जो है वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1539 में चौसा के युद्ध से जब हुमायूं भागा था तब उसके प्राण की रक्षा निम्न में से किस व्यक्ति ने की थी। ऑप्शन ए में निजाम, बी में जलाल खान, सी में नुसरत शाह, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजाम ने की थी हुमायूं की प्राण की रक्षा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बास्तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए में यह फ्रांस में किले की जेल थी,
बी में आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। सी में यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक है। उपर्युक्त में से सभी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। यह फ्रांस के किले में जेल है। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे और यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1689 में, 1789 में, या फिर 1889 में, 1947 में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्रांति के साक्ष्य फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था। 1789 के क्रांति से फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था। ऑप्शन ए में 2 अरब लिवरे, बी में 12 अरब लिवरे, सी में 10 अरब लिवरे, डी में 2.8 अरब लिवरे। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कितना था? तो 12 अरब लिवरे था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंध था। ऑप्शन ए में है बेनरिक राजवंश, बी में है बेनसन राजवंश, सी में है बुर्बो राजवंश और डी में बारविक राजवंश। उपर्युक्त में से कोई नहीं। लुई 16वां जो है वह बुर्बो राजवंश से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में राजा को दंड देना, बी में कर लगाना, सी में कर हटाना और डी में दार्शनिकों को पुरस्कृत करना और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य था कि कर लगाना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। ऑप्शन ए में है मुसोलिनी, बी में नेपोलियन, सी में लुई 16वां और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 16वां का शासन था फ्रांसीसी क्रांति के समय। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई। ऑप्शन ए में राजा के महल में, बी में है राजमहल के सामने, सी में है टेनिस कोर्ट में और डी में बर्लिन में। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा जो है वह टेनिस कोर्ट में शामिल हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर TRE 3.0 और 4.0 से संबंधित इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न एवं उसके उत्तर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर अवश्य कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।